नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मैं गौरी त्रिवेदी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार को थम रहा है। ऐसे में अमर उजाला टीम से हमारे कई साथी पत्रकार ग्राउंड पर उतरे हैं स्थानीय मुद्दे व वहां के समीकरण जानने के लिए। तो इस पूरी डिबेट में हम जानेंगे इन साथी पत्रकारों से कि वहां के समीकरण क्या है, चुनावी हवा किस ओर है। इस पूरी डिबेट में हमारे सहयोगी रोहित जी मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे है। अमित सर पहले फेज के चुनाव में ग्राउंड पर उतरे हैं, सर किस ओर है चुनावी हवा? धन्यवाद गौरी। देखिए, पहले चरण की हवा ने अगले मुकाबलों को भी रोचक बना दिया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा सीट मानी जाती है। हम यदि सहारनपुर पर नजर डालें तो सहारनपुर में मुकाबला इस बार बड़ा ही रोचक बना है। रोचक इसलिए बना है क्योंकि इमरान मसूद ने इस मुकाबले में उतरकर कांग्रेस को मुकाबले में खड़ा कर दिया है। राघव लखनपाल बीजेपी की तरफ से हैं, लेकिन मुकाबला ये लगभग आमने सामने का हो गया है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ से हाथी चिंगाड़ा था, लेकिन इस बार मुकाबला वहां से माजिद को उतारा गया है। लेकिन इस बार मुकाबला चूंकि उधर देखिए 2 अलग अलग दिग्गज दोनों पार्टियों के साथ हैं। कांग्रेस के साथ इस बार जो है समाजवादी पार्टी है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल है। माजिद का काम इस बार हाथी जो है वो मुख्य मुकाबले की बजाय इस सीट पर वोट काटता नजर आ रहा है। चुनाव जरूर प्रभावित होगा। आगे हम चलते हैं, यदि मुजफ्फरनगर में आए तो उसके लिए भी इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। मुजफ्फरनगर में पुराने यहाँ दिग्गज हैं संजीव बालियान जो चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव बालियान का चुनाव इस बार अलग ही हवा में है, क्योंकि वहां रूठने मनाने का दौर है, ठाकुरों की नाराजगी है। ये हवा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो ये मुकाबला भी इस बार बहुत कड़ा है। जी रोहित जी कुछ पूछना चाहते हैं? पॉइंट वाइज बताइए कि इन 3 सीटों का मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना जहां पर चुनाव हिंदू मुस्लिम भी होते हैं, जाट वर्सेस गैर जाट भी होते हैं। इस बार चुनाव में क्या कुछ ऐसे मुद्दे वहां पर हैं? क्या किसी भी तरह का ध्रुवीकरण किसी के पक्ष में दिख रहा है? रोहित जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण की बजाय जातिगत ध्रुवीकरण होते नजर। किस तरह का बताते हैं। कैराना की बात आप करें तो कैराना में आपके इकरा हसन का चुनाव कैसे धीरे धीरे बढ़ा। इकरा हसन का चुनाव, प्रदीप चौधरी वहां से भाजपा के पुराने विजेता हैं, लेकिन इकरा हसन कैसे फाइट में आई, चूंकि वहां हिंदू गुजर बनाम मुस्लिम गुजर, गुजर उधर भी हैं, गुजर इधर भी हैं, गुजर के साथ जाट समीकरण भी है, गुजर के साथ मुस्लिम समीकरण भी है। इकरा हसन के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि वहां इकरा हसन मुस्लिम गुजर है जी, तो यहाँ गुजर भी दो खेमों में है। तो धार्मिक ध्रुवीकरण की बजाय जातिगत समीकरण काम कर रहा है कि ये कई सीटों पर हो रहा है। ये बीजेपी हर बार चुनाव में पलायन का इशू उठाती है जी, तो क्या पलायन का और दंगों का जी, तो क्या दंगे और पलायन इस बार भी वहाँ के चुनावी फिजा में थे या नहीं? जो मुझे लगता है रोहित जी, इस बार चुनावी फिजा में ये मुद्दा नदारद था। कैराना को देकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने वहां चुनावी रैलियों में इस मामले को की नब्ज को छेड़ा, लेकिन वहां ये मुद्दा नहीं है। वहां कई जगह विकास के भी मुद्दे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कैराना ऐसी जगह है जहां जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया था। पूरे हमारे साथ महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, क्या अमित जी की बात से आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि वो जो पश्चिम यूपी का जो कोर है वहां पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जाट वर्सेस गैर जाट के मुद्दे हैं या नहीं? इस तरह के मुद्दे हर चुनाव में रहते हैं कुछ में कुछ, और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है हमेशा से कि पलायन का इशू उनके नेता हुकुम ने उठाया था और उसके नेता उनको बड़ा माइलेज मिला था, तो उसको वो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बट इस चुनाव में जैसा कि अमित जी कह रहे हैं, जनता ने बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देने का काम किया है। जो जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, ज्यादा हावी थे वो। एक मुजफ्फरनगर के अंदर जो इशू हुआ, क्षत्रियों की थोड़ा नाराजगी का इशू बनाने का प्रयास किया गया, बाद में पता चला कि उसको डायल्यूट करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्रयास किया है। तो कैसे उसको डैमेज को रोक पाए हैं, कैसे लोगों को नियंत्रित कर पाए हैं, मुख्य इशू ये है वहां पर।
हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल जी भी हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या अगर ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है तो क्या ये चीज बीजेपी के खिलाफ जा सकती है या इससे चुनाव पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दोनों जगह 2013-14 के आसपास जो दंगे हुए थे, उस समय दोनों पक्षों को जो नुकसान हुआ था, तो उसका असर सोशल, कल्चरल और वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ा, जो कि उसके बाद के कई सालों तक वो असर हमें चुनाव में दिखता रहा। 2022 के चुनाव में जो असेंबली के चुनाव हुए थे, वहाँ पर लगा कि हाँ, वो दंगे अब थोड़ा सा पुरानी बात हो गए हैं और उसका असर कम होना शुरू हुआ। तो मुझे लगता है अगर हम ध्रुवीकरण की बात करें तो ध्रुवीकरण तो दंगों के पहले भी था और आज भी है, वो तो बना रहेगा लगातार। लेकिन दंगों की वजह से जो इश्यूज निकले थे, जिसमें कि पलायन है, नौकरियां गई लोगों को और उनके ऊपर जो एक सोशल सुरक्षा का जो सवाल था, वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे अब कम पड़ रही हैं, क्योंकि अब इस तरह की चीज़ों से लोग ध्यान हटाकर ये देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कौन सी पार्टी उनका साथ दे सकती है। हमारे साथ चंद्रभान जी हैं। चंद्रभान जी पहले और दूसरे चरण के दोनों फेज के चुनाव में फील्ड पे रहे हैं। रालोद का अंतिम समय पर पाला बदल करना, ये कितना पक्ष में है और कितना इसने प्रभाव डाला है या नहीं डाला? नहीं, रालोद के लिए तो ये फायदेमंद है, क्योंकि उसके पास एक आधार वोट बैंक जो बीजेपी का था पूरा मिल गया और रालोद 2 सीटों पर लड़ रहा है, दोनों जगह ठीक उसकी स्थिति है। तो रालोद के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए जी। वोटर उनके साथ कितना आया? जो वोटर बीजेपी के साथ नहीं था, जयंत चौधरी के साथ था, क्या वो पूरा शिफ्ट हुआ एनडीए आने के बाद? देखिए, जाट वोट जो है पहले अपना कैंडिडेट देखता है, ठीक है। जैसे मैं बागपत की बात करूं तो बागपत में रालोद ने डॉक्टर राजकुमार सागवान को उतारा। मैं छपरौली गया, छपरौली आमतौर पर किसानों का गढ़ है और किसान आंदोलन वहाँ चौधरी चरण सिंह जी जिस हाथे में आकर के रुकते रहे, मैं वहाँ पर गया जी। तो वहाँ 2 चीजें आई। एक तो ये आया कि जो किसान आंदोलन में शामिल लोग थे, उन्होंने कहा कि यार बीजेपी सरकार ने किसानों की ऐसी की तैसी कर दी, गन्ना का इशू उठाया, छुट्टा पशु का इशू उठाया, सारे इशू उनके हैं, क्योंकि वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं जी। उन्होंने एक तरफ तो किसानों का इशू उठाया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब चूंकि चौधरी जयंत बीजेपी के साथ हैं और डॉक्टर राजकुमार सागवान हमारे कैंडिडेट हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ उतनी ही शिद्दत से रहेंगे जितना रालोद के साथ हैं। अजीत जी, आप बताइए कि चौधरी चरण सिंह को ऐन टाइम पर भारत रत्न देने का फायदा पश्चिमी यूपी में दिखा या सिर्फ ये मीडिया की हेडलाइन बन के रह गया? देखिए, जहाँ तक हम रालोद जयंत चौधरी के पाला बदलने की बात करें तो निसंदेह ये सिर्फ पश्चिमी यूपी में ही नहीं, अगर हम फतेहपुर सीकरी थोड़ा सा और आगे बढ़े, इधर आए फतेहपुर सीकरी जाएं या फिर हम हाथरस जाएं, वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जो जाट समुदाय के, जाट जाति के जो मतदाता हैं वो भाजपा के पक्ष में हुए हैं। तो मेरा तो मानना है कि जैसा कि मुझे ग्राउंड पर लोगों से बात करके ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मैंने महसूस किया कि जाट मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा जयंत चौधरी के एनडीए में आने की वजह से उसका झुकाव भाजपा की तरफ हुआ है और इसका फायदा जहां जहां जाट मतदाता जो है प्रभावी भूमिका में है, वहां निसंदेह भाजपा को मिलेगा, बशर्ते वहां से कोई जाट समुदाय का अन्य नेता निर्दलीय या किसी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ना हो। एक इस चुनाव में एक पार्टी और है, एक प्लेयर और है, बसपा। उसके टिकट में तरह तरह के आरोप लगते हैं कि वो टिकट एक खास पार्टी के वोट काटने के लिए दिए जा रहे हैं। बसपा इसमें कितना प्लेयर है? मैं एक बार फिर से पूछता हूँ महेंद्र से। बसपा के बारे में धारणा पिछले कई चुनावों से बनाई जा रही है और कई बार लगता है कि उसने ऐसा किया है, लेकिन इस चुनाव में खास करके ऐसा नहीं लग रहा है। कई सीटों पर उसने ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो सीधे बीजेपी के कैंडिडेट को नुकसान कर रहे हैं।
बस्ती की सीट है, वहाँ उसने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। इसी तरह कई सीट है जहाँ उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, जिस जात के भाजपा के कैंडिडेट हैं उनसे दे दिया है, अपर कास्ट के हैं तो उन्हें अपर कास्ट का दिया है। तो ये धारणा एक बनाई हुई धारणा है कि तमाम जगह वो सपा को नुकसान पहुंचा रही है, तमाम जगह वो भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है। और बसपा का कहना है कि हमने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं कि उनकी लड़ाई के बीच से अपना रास्ता निकाल पाएंगे। बिल्कुल, पश्चिम यूपी कई सारी सीटें पिछली बार बसपा जीतने में सफल रही थी, बसपा क्या कोई सीट जीत पा रही है? रोहित जी, मैं इसमें भी ऐड करना चाहता हूं जो महेंद्र सर ने कहा कि ये बात सही है कि बसपा का कैंडिडेट कई सीटों पर बीजेपी की रस्सी को पीछे खींच रहा है। जैसे मेरठ इसका बड़ा उदाहरण है, वहां देवव्रत त्यागी को टिकट दिया बसपा ने और त्यागी कोर वोटर बीजेपी का माना जाता है, लेकिन इस बार त्यागी जो है वो बसपा के देवव्रत त्यागी की तरफ भी खूब बल्क में गए हैं। बसपा फाइट में कई जगह है और लेकिन बीच का रास्ता बसपा ने चुना है। बसपा का इस मुकाबले में है कि भाजपा और सपा आपस में लड़े और हमारा रास्ता बीच में हो जाए। अभी राष्ट्रीय लोकदल की बात उधर चल रही थी जो आपने पूछा था, आप कहें तो मैं इस पर एक बात राष्ट्रीय लोकदल को लेकर, जैसा कि अजीत जी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल में जहां जाट वोटर ज्यादा हैं उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है, लेकिन उसका एक नुकसान भी दिख रहा है कि जहां जहां जाट वोटर ज्यादा हैं वहां परसेंटेज बहुत कम हुआ है मतदान का। बागपत गढ़ है, राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता रहा है। राष्ट्रीय लोकदल में जहां जहां जयंत चौधरी ने रोड शो किया, आप आंकड़े उठाइए, वहां 50% से ऊपर मतदान नहीं हुआ है। ठीक है, कम मतदान का नुकसान या फायदा किसे मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कम मतदान का नुकसान सभी दलों को होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी एक ही पार्टी के वोटर कम निकले और किसी एक पार्टी के ज़्यादा निकला है, क्योंकि हम जब ओवरऑल परसेंटेज देखते हैं तो ये एनालिसिस कहीं बाद में होती है कि किस समुदाय और किस कम्युनिटी के लोग भी कम निकले। आमतौर पे मैंने देखा है अभी तक के 2 चरणों में जहाँ कम वोटिंग हुई है वहाँ हर कम्युनिटी के लोग कम संख्या में निकले। उनके अपने अपने कारण रहे होंगे। एक समुदाय को लगा होगा कि उनका अच्छा कैंडिडेट नहीं जीत सकता तो वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं टैक्टिकल वोटिंग होती है तो वो चाहते हैं कि एक कैंडिडेट को हराने के लिए हमें किसी को भी देना है, कोई नहीं मिल रहा है तो वोट वो किसी को भी देके चलाएंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि कम मतदान होने से नुकसान सबका होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो विक्ट्री की मार्जिन है वो जरूर घटेगी। सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है अंत समय पर सीटें बटी, क्या कार्यकर्ता जमीन पर एक साथ लड़ता दिख रहा है? नहीं, अभी तो पहले लग रहा था कि दोनों एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में चीज़ों में बदलाव हुआ। सपा को भी लगा कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है तो हमें चूंकि बीजेपी के साथ नहीं जाना है, बसपा के साथ नहीं जाना है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ एकजुट होते दिख रहे हैं। बसपा का क्या कुछ और वोट बीजेपी को हराने के लिए क्या सपा कांग्रेस अलायंस को वोट कर रहा है? जहाँ तक हम बसपा की बात करें तो पिछले चुनावों के अनुभव उनको बताते हैं कि बसपा के साथ जो दृढ़ता के साथ जिस जाति का वोट खड़ा है वो है जाटव। और जाटव मतदाता आज जो है वो बहुत इस चुनाव में हमने कई जगह मोचियों से बात की और जगह लोगों से जो जाटव मतदाता हैं अलग अलग सीटों के अलग अलग जिलों के, उनसे जाके बात की। और यह मतदाता इस चुनाव में पूरी दृढ़ता के साथ बसपा के साथ खड़े हैं। उसकी वजह यह है, हम उस पर नहीं जा रहे कि वो सही है या गलत, वो जो उचित है या अनुचित, लेकिन उनके मन में एक बात बैठ गई है कि यह चुनाव संविधान बचाने के लिए है, संविधान खतरे में है और भाजपा संविधान को बदल सकती है, हमारे नौकरियों का आरक्षण उससे प्रभावित हो सकता है। संविधान जाने की बाद 400 सीट आने के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान चेंज हो जाएगा, क्या इस नैरेटिव से बीजेपी को नुकसान हो रहा है? बीजेपी ने अगर इसका कुछ खतरा महसूस न किया होता तो उनके नेताओं के बाद के जो भाषण इसकी सफाई में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम एक मजबूत सरकार के लिए 400 की बात हमने की है। हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए तमाम सारे मुद्दे बकाया हैं जिनमें हम मजबूती से कदम बढ़ा सकें, इसलिए ले जाएं। तो जो विपक्ष आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है, संविधान का मामला उठा रहा है, तो भाजपा उसको बचाव के लिए अपने मुद्दे बता रही है और लोग बता रही है कि ये क्यों धारणाएं बनाई जा रही हैं। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप अवध की सीटों में थे, अवध की सीटों में किस तरह के चुनावी समीकरण पश्चिम से अलग आपको दिखे? जी रोहित जी, जैसे मैं सीतापुर दौरा और शाहजहांपुर सुरक्षित सीट पे गया था, बहराइच पे गया, तो इन चारों सीटों पे कहीं कहीं मुकाबला आमने सामने का है और कहीं कहीं त्रिकोणीय है। जैसे सीतापुर की बात हम करें तो सीतापुर भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन आमने सामने, काफ़ी हद तक आमने सामने है, लेकिन जो महेंद्र यादव
जिनको बसपा ने टिकट दिया है, वो महेंद्र यादव भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं। तो उनका एक तो भाजपा में पकड़ है और फिर बसपा का कार्ड रहो, तो उससे ये कहीं ना कहीं भाजपा के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। उसका सीधा सीधा फायदा सपा को होता दिख रहा है। लेकिन अगर धौरहरा में हम जाते हैं तो धौरहरा में जो रेखा वर्मा है, भाजपा की कद्दावर सांसद मानी जाती हैं, 2 बार वो सांसद नहीं, तीसरी बार भाजपा उनको टिकट दिया है। उसके पास उत्तराखंड का भी प्रभार है। लेकिन वहाँ पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता है वो कहीं ना कहीं नाराजगी है। पहले तो 2018 का जो वहाँ पे छूटाकांड हुआ था मोहनी विधानसभा में, जो ब्राह्मण विधायक और इनके रेखा वर्मा के बीच हुआ था, तो वहाँ यूथ में है करंट कि इस बार हिसाब बराबर करना है। लेकिन जब हम बुजुर्ग मतदाताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो एक क्षणिक मामला था, लेकिन अब जो है नहीं है और हम आगे बढ़ते हैं, मतलब ग्राम या बाकी चीजों पे वो मतदान भाजपा के पक्ष में कर सकते हैं। आप सपा के गढ़ में थे, सपा पिछले बार उस तरह से नहीं जीत पाई, ज्यादा फायदा अलायंस का बसपा को हुआ। जो बेल्ट सपा की बेल्ट मानी जाती है, क्या सपा 19 के मुकाबले में ज्यादा मजबूत दिख रही है? नहीं, इस बार तो मजबूत इसलिए दिख रही है ना कि चूंकि जो बसपा अकेले लड़ रही है, तो सपा के साथ जगह जगह अलग अलग सीटों पर गोलबंदी जो है उसके कारण भी अलग अलग है। जैसे मैं आपको फर्रुखाबाद का उदाहरण दूं, फर्रुखाबाद में लोधी वोट बैंक और साक वोट बैंक एक साथ रहता था। इस बार समाजवादी पार्टी ने वहां साक के कैंडिडेट उतारा, तो ऐसे में मुस्लिम, यादव और अन्य जो सपा का परंपरागत वोट बैंक, उसके साथ साक के वोट बैंक इसलिए जीत गया है कि बहुत लंबे समय बाद किसी साक के को कैंडिडेट फर्रुखाबाद से बनाया गया है। तो इस वजह से वहां फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और सीधे सीधे लड़ाई में है। क्योंकि वहां बसपा का कैंडिडेट बहुत कमजोर है, तो लड़ाई सीधे सीधे फर्रुखाबाद में सपा और भाजपा के बीच। अब हम आते हैं कन्नौज की जो स्थितियां थी, वहां आप देखें तो पिछली बार का जो चुनाव था उसमें ये था कि जो बीजेपी के नए कार्यकर्ता थे उनमें ये था कि अगर हमारा सांसद हो जाएगा तो हमारी भी रंगबाजी उसी तरह से होगी जैसा कि सपा के लोगों की होती रही है, क्योंकि सपा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी और अखिलेश यादव वहां से सांसद भी रहे हैं, तो वो एक अलग तरह का सेंटीमेंट था। खैर, तो बीजेपी के लोग चूंकि डिम्पल के साथ एकजुट होने के बजाय अपने बीजेपी कैंडिडेट के साथ एकजुट हुए, लेकिन इस बार जब मैं चुनाव में गया तो वहां वही वोटरों में थोड़ी सी नाराजगी दिखी। राम मंदिर का इशू पश्चिम में या बरेली के पूरे इलाके में कहीं पर आपको दिखा? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जैसे पिछले चुनावों में प्रभावी लोग जो है आम मतदाता मंदिर को लेकर वोकल रहता था, इस बार ऐसा नहीं है। जब हम कहीं जिक्र कर रहे हैं तो मंदिर को लेकर वो है, और उसके मन में एक बात तो है कि मंदिर बना है, ये काम भाजपा ने किया है। क्या आपको ऐसा वोटर मिला जो पिछली बार बीजेपी का वोटर नहीं था, इस बार है? देखिए, ऐसा इसमें ऐसे लोग हैं जो पिछली बार जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया लेकिन इस बार भाजपा के साथ हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन उसका कोई एक फैक्टर नहीं है, उसके अनेक फैक्टर है। जातिगत हो सकता है, उस बार उनका प्रत्याशी उस तरह का हो, या जो जिस पार्टी को उन्होंने पिछली बार दिया उससे कोई उसके प्रत्याशी से या उस कैंडिडेट से उनको कोई नाराजगी हो जी। और एक वजह उसकी ये भी है कि भाजपा ने मंदिर बनाया है, तो ये एक जो है इशू है। एक इशू ये चुनाव पश्चिम और रोहलखंड से अवध और पूर्वांचल कैसे अलग होगा? पश्चिम और रोहलखंड की अपेक्षा अवध का बिल्कुल अलग मिजाज है। इन अवध क्षेत्र में राम मंदिर है, राम मंदिर की पूरी हवा यहीं से बनती है और यहाँ से लेकर के पूरे देश भर में गई है। मैं पंजाब में गया हूँ जहाँ किसानों का बहुत ज़बरदस्त विरोध है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, वहाँ भी वो कह रहे हैं कि भाजपा किसानों का मुद्दा अगर एड्रेस कर दे तो हम राम मंदिर के नाम पर उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं देंगे। तो अयोध्या का जो मुद्दा है पूरे अवध को बहुत अच्छे तरह से प्रभावित करने वाला है। कई सीटों पर भाजपा ठीक से कैंडिडेट नहीं दे पाई है तमाम चुनौतियों के बावजूद, बल्कि लेकिन यह मुद्दा उनकी बैतरणी पार करेगा। बीजेपी को जो सीटें पिछली बार मिली थी पश्चिम में, वो सीटें फिर से आने की संभावना है कि उसमें लॉस हो? नहीं, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन जिस तरह से सपा रालोद से इस बार अलग हो गया है और सपा और कांग्रेस ने जिस तरह से घेराबंदी की है, तो ये राह आसान नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ आपको कि कई सीटों पर समीकरण बिल्कुल अलग बने हुए हैं। तो बीजेपी यदि ये समझे कि पश्चिम में हमारी लड़ाई बहुत आसान है, तो ये बिल्कुल नहीं है। कई सीटों पर, यहाँ तक कि जो उनकी बहुत मजबूत सीट है, मेरठ जैसी सीटों पर भी कड़ा मुकाबला है।
80 में 80 शुरुआत में चुनाव के पहले एक जुमला आया था, अब ये जुमला सुनने को कम मिल रहा है। क्या कुछ फील्ड पर कुछ बदला है? अब चुनाव किस तरफ है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व ने शुरू में ये मान लिया था कि राम मंदिर की वजह से एक तरफा सपोर्ट उनको पूरी हिंदू कम्युनिटी का मिलेगा, और इस तरह के इंडिकेशन शुरुआत में जब जनवरी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ऐसे संकेत पूरे देश भर के हिंदू कम्युनिटी में मिलते भी थे कि मंदिर बन गया, उत्साह है, उमंग है, खुशी है वगैरह। लेकिन जब मंदिर बन गया तो उसके आगे कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। अब तो मंदिर बन गया, जब तक नहीं बना था तब तक अपेक्षा बनी हुई थी। तो वो जो मुझे लगता है कैलकुलेशन बीजेपी के था वो थोड़ा सा ऑफ द मार्क था, और उनको ये लगा कि ये जो माहौल है, ये जो एक अपस्विंग है, इसको हम मेंटेन करते आ जाएंगे और चुनाव आ जाएगा। ये बात कई लोग कहते हैं कि अगर चुनाव की घोषणा फरवरी में ही हो गई होती मंदिर के इनॉग्रेशन की तुरंत बाद, तो शायद फ़ायदा बीजेपी ले जाती। लेकिन अब चूंकि मंदिर बन गया है, रोज़ लाखों लोग जा रहे हैं, तो अब उनमें ये उत्साह तो पूरा हो गया, अब उनको कुछ और चाहिए। तो इस बार हो सकता है कि बीजेपी की सीट्स उतनी ही ना आए जितनी उनको अपेक्षा है। किस तरह के मुद्दे आपने जमीन पे देखे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में या ऐसे पब्लिक परसेप्शन में नहीं दिखते हैं? एक्चुअली मूल रूप से जो मुझे दिखा वो रोजगार का मुद्दा है। जैसे मैं 11 लोकसभा क्षेत्रों में गया तो रोजगार एक कॉमन मुद्दा है। दूसरा छुट्टा पशु का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे बहुत कॉमन हैं, और बाकी समसामयिक स्थानीय मुद्दे जैसे हर चुनाव में होते थे उसी तरह से इस चुनाव में भी है। लेकिन राम मंदिर को लेकर के बहुत ज्यादा अब, हालांकि जब मैं इधर की तरफ गया, पश्चिमी मथुरा से जुड़े हुए जो इलाके हैं, उसमें इतना जरूर है कि भाजपा के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं वो राम मंदिर का एक उदाहरण देते हैं कि राम मंदिर बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हमारी तैयार होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी इस इलाके में एक इशू बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा सर ये भी है, आपसे ही सर जानना चाहेंगे कि ज़मीन पर महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के इशू बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी महिलाओं के मुद्दे उठा रही है, भाजपा भी उठा रही है। भाजपा ने जो नारी बंधन ला करके आए उसको इशू बना रहे हैं। महिलाओं के जो काम व्यवस्था से जुड़े इशू हैं, समाजवादी पार्टी उसको मुद्दा बना रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तमाम घटनाएं जो हो रही हैं उनका वो जगह जगह हवाला दे रहे हैं। तो ये मुद्दे हर जगह पर दिखते हैं और उनके इशूज को हल करने के लिए अपने अपने तरीके से लोग अपनी बातें कह रहे हैं। सर, आपने जमीन पर जाना है, महिलाएं क्या चाह रही हैं इस बार? देखिए, महिलाओं कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होता है। महिलाएं सबसे ज़्यादा इसे प्रभावित करती हैं। एक और मुद्दा है 3 तलाक का। ये एक नब्ज अलग बिल्कुल देखने को मिली कि मुस्लिम महिलाओं में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर इसे सकारात्मक उनके अंदर एक भावना है। दूसरा राशन का। राशन एक ऐसी ज़रूरत है, बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में मैंने देखा कि खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं राशन को बहुत अच्छा कदम मानती हैं। वो कम से कम एक तरफ बिल्कुल सुनिश्चित हैं, उनके दिमाग में ये नहीं है कि कम से कम हमें राशन की व्यवस्था हमारे लिए हो रही है। रोजगार उसके बाद का मुद्दा है। जब राशन मिल रहा है तो कई जगह मुझे ये भी सुनने को मिला कि साहब जब गल्ला उठाते हैं तो वोट भी तो देंगे। गल्ला मतलब राशन। तो ये राशन का मुद्दा कहीं ना कहीं मुस्लिमों में खास तौर से, और उसमें भी मुस्लिम महिलाओं में, ये बहुत प्रभावित है। युवा सर क्या चाह रहा है? जमीन पर आप भी जरूर रहे ग्राउंड रिपोर्ट में, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवा आमतौर पर रोजगार को लेकर ही फोकस कर रहा है। उसको बहुत ज्यादा दूसरी चीजों से बहुत मतलब नहीं है। उसको नौकरी चाहिए और पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। तमाम शिक्षित युवा जो हैं उच्च शिक्षा ग्रहण लिए हैं। जैसे पेपर लीक का भी इशू समाजवादी पार्टी ने चूंकि उठा रखा है, तो जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए युवा हैं वो खुले तौर पर तो आमतौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो दबे मन से ये तो कहते हैं कि 5 बार हमने फॉर्म भरा और अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। सर, आप बताइए क्या चाह रहा है युवा इस बार? देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे पेपर लीक के मामले हुए हैं, उसको लेकर मैं देखता हूँ कि हर कम्युनिटी के युवाओं में काफी नाराजगी है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि हर बार हम इतने हजारों रुपए लगाते हैं और इम्तिहान नहीं हो पाते, या जो रिजल्ट निकलते हैं उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर, और हाँ,
वो कई बार अन्य राज्यों के उदाहरण भी देते हैं कि फलाने स्टेट में इतने लोगों की नौकरी लग गई, चिट्ठी मिल गई, वो नौकरी कर रहे हैं वगैरह। तो मुझे लगता है एक ये नाराजगी का बड़ा कारण है। और दूसरा ये कि सरकारी नौकरी मिलने के जो रास्ते पहले खुला करते थे वो अब नहीं खुल रहे हैं, जिसमें भी उनको लगता है कि उनके भविष्य में और कुछ है, क्योंकि सरकार उनको ये कन्विंस नहीं कर पाई है कि सरकारी नौकरी ही जीवन का एकमात्र ध्येय नहीं होता, रोजगार के और तरीके भी हैं। तो अगर ये दोनों इश्यूज को अच्छी तरह से टैकल किया जाता और कौशल विकास वाले मिशन को भी अच्छी तरह से उसके उद्देश्य तक ले जाते तो शायद ये शिकायतें दूर हो सकती थी जो अभी बनी। तो आपने जाना युवाओं के मुद्दे, युवाओं के, महिलाओं के, राम मंदिर सहित तमाम सारी ग्राउंड जो हमारी स्थितियां, समीकरण जो बन रहे हैं उनके बारे में आपने जाना। ऐसी ही तमाम सारी गतिविधियां, चुनावी हवा जानने के लिए अमर उजाला आप देखते रहें और असली फैसला तो 4 जून को ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।